नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनोज कुमार क्रैकर्स हब के ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत करता हूं। क्रैकर्स हब एसएससी के बच्चों के लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा है और टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट की थी उस टेस्ट सीरीज का पहला जो पेपर था उस पहले पेपर का ऑनलाइन सॉल्यूशन यहां पर करवाया जा रहा है और मैं रीजनिंग का एसएससी के टेस्ट सीरीज के अंदर जो रीजनिंग का पार्ट था वो कवर करवाऊंगा। और अब हम देखते हैं कि आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे रीजनिंग के, आई होप कि आपने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करोगे। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने क्लास अटेंड की है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है। तो मैं बिल्कुल आपको एक एक चीज डिस्क्राइब करके एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूं। तो रीजनिंग के अंदर आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो मिला था, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 7 गर्ल्स G1, G2, G3, G4, G5 and G7 in a class are compared. All the girls have obtained different percentage of marks. G4 has the lowest percentage. इसका मतलब ये है कि G4 जो है इस G4 ने सबसे लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इसका मतलब हम G4 को सबसे बाद में लिखेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है देखिए, G3 हैज ए हायर परसेंटेज देन G5। हम क्या लिखेंगे, G3 जो है इसने G5 से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए बट लेस देन G1। इसका मतलब यह है कि G3 का जो मार्क्स है वो G1 से क्या है, कम है। आगे बढ़ते हैं। The percentage of G6 is less than G2. Percentage of G6 is less than G2. क्या लिखा हुआ है देखो, The percentage of G6 is less than G2. Next देखो, G7 has the highest percentage. इसका मतलब यह है कि G7 जो है इसने सबसे ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और G4 जो है इसने सबसे कम मार्क्स ऑब्टेन किए। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है इस इंफॉर्मेशन को हम एक साथ यहां मर्ज करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ था, G7 हैज द हाईएस्ट परसेंटेज, G1 हैज ए परसेंटेज ग्रेटर देन ओनली 3 गर्ल्स। इसका मतलब यह है कि G1 से के बाद कितनी लड़कियां होनी चाहिए, 3। क्या कह रहा है देखो, G1 हैज ए परसेंटेज ग्रेटर देन ओनली 3 गर्ल्स। इसका मतलब G4 सबसे लास्ट में है। फिर मैं यहां पर मर्ज करूं तो ये हो गया G5, फिर यहां हो गया G3, फिर यहां हो गया G1। कितनी गर्ल्स हो गई, 1 2 3 4 5। हमारे पास टोटल गर्ल्स कितनी थी, 7। हमें एक इंफॉर्मेशन और दी गई है कि G2 की जो वैल्यू है वो G6 से क्या है, ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पहले G2 को मर्ज करेंगे, उसके बाद हम लोग G6 को मर्ज करेंगे। तो टोटल हमारा G7, फिर G2, फिर G6, फिर G3, फिर G5, फिर G5 के बाद G4। ये हमारी टोटल जो 7 गर्ल्स थी, इन 7 गर्ल्स का ये हमारा सीक्वेंस है। पूछा क्या गया है, हु हैज द थर्ड लोवेस्ट परसेंटेज। थर्ड लोवेस्ट परसेंटेज किसको मिला, तो यहां से देखो लोवेस्ट परसेंटेज G4, G5, G3। इसका मतलब आपका इसका राइट आंसर जो आया होगा वो आया होगा ऑप्शन नंबर 3, G3। आई होप कि आपका ये क्वेश्चन सही गया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये कैलेंडर से रिलेटेड है। कैलेंडर के क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। क्या लिखा हुआ है समझिएगा, डीज बर्थडे इज ऑन फ्राइडे। दैट मीन्स इसने दिया गया है कि 10 मार्च जो है, 10 मार्च को इसने क्या बताया है, फ्राइडे। कुल मिलाकर हमें मतलब किससे है, 10 मार्च से, और उस दिन क्या है, फ्राइडे है। फिर क्या लिखा हुआ है, ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी आर्स बर्थडे इन द सेम ईयर इफ आर वाज बोर्न ऑन 15 नवंबर। कुल मिलाकर हमें ये पूछ रहा है कि 10 मार्च को अगर फ्राइडे है तो 15 नवंबर को कौन सा डे होगा, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। चेक करते हैं
जिस तरीके से मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन समझाया था कि जो डेट पहले आती है उसके रिमेनिंग डेज लिखते हैं और जो डेट बाद में आती है उसके गिवन डे लिखे जाते हैं। तो देखो क्या करेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा। मार्च का जो मंथ है उसमें आपके पास रिमेनिंग डे कितने हैं? 21। मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर और नवंबर के कितने? 15 डेज डिवाइड बाय 7। इनको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। अब समझिएगा ध्यान से, मैं इसको काट देता हूं। ये रिमाइंडर कितना बचा? 0। 2 3 5 और 2 7, ये भी रिमूव हो गया। यहां पर रिमाइंडर बचा 1 3 3 6 और 1 7। मेरे पास यहां पर रिमाइंडर बचा है 5। अब मुझे करना क्या है, जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था कि पहले की डेट देकर बाद की डेट पूछे तो हमेशा इसमें क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और बाद की डेट देकर यदि पहले की डेट पूछे तो हमेशा क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यहां पर 10 मार्च पहले आया होगा और 15 नवंबर बाद में आया होगा, तो हम क्या करेंगे? इस फ्राइडे में हम लोग क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे। फ्राइडे खुद 5 नंबर पर आता है, 5 में हमने जोड़ दिया 5, टोटल हो गया 10, डिवाइड किया 7 का, रिमाइंडर कितना बचा? 3। और जब भी रिमाइंडर 3 बचता है तो हमारा आंसर क्या आता है? वेडनेसडे। दैट मीन्स हमें पता है जब रिमाइंडर 1 बचता है तो मंडे आता है, रिमाइंडर 2 बचता है तो ट्यूसडे आता है, रिमाइंडर 3 पर वेडनेसडे, और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। तो हमारा जो राइट आंसर आया है वो है वेडनेसडे, और आई होप कि आप सभी का आंसर जो आया होगा वो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका जो आया है ये क्लॉक से रिलेटेड है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में सोल्व करवाए हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, आपको एक टाइम दिया हुआ है और आपको क्या पूछा गया है? एक एंगल पूछा गया है। जब टाइम दिया जाता है और एंगल पूछा जाता है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, 11/2 m माइनस 30h। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करोगे, यहां पर मिनट की वैल्यू पुट करोगे, यहां पर आर की वैल्यू पुट करोगे और आप डायरेक्टली थीटा की वैल्यू निकाल पाओगे। देखो चेक करते हैं, 11/2 इंटू मिनट की वैल्यू यहां कितनी दी हुई है अपने को? 37, यहां लिखा मैंने 37, माइनस 30 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 4। यहां पर हमने सारी वैल्यू पुट कर दी है। अब मुझे पता है कि कैलकुलेशन भी मुझे ही करके बतानी पड़ेगी, इसलिए एक बार इसकी कैलकुलेशन करते हैं। याद रखिएगा, क्लॉक में हमें हमेशा 99% 11 से कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो याद रखिएगा, जब भी 11 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो कैसे किया जाता है इसको समझ लीजिएगा। जो भी वैल्यू है, जिस वैल्यू को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार तो उस वैल्यू के पीछे आप 0 लगा दीजिए और उस वैल्यू में वही वैल्यू एक बार और जोड़ दीजिए। इसका मतलब 370 आपको दिया हुआ है, 370 में आपने 37 और 8 किया तो आपके पास ये वैल्यू कितनी हो गई? 407 डिवाइड बाई 2 माइनस 120। वापस कैलकुलेट करते हैं, इसको इधर लेकर जाएंगे, कितना हो जाएगा? यहां कर देता हूं मैं, 407 माइनस 240 डिवाइड बाय 2। 407 में से 240 गया, चेक कीजिएगा कितना बचेगा। जब 407 में से 240 माइनस करोगे आप लोग, तो यहां देखो आप 400 में से अगर 240 माइनस करते तो 160 आता, और 160 के बाद मुझे 7 और एक्स्ट्रा दे रखा है, तो मेरा आंसर आएगा 167/2। 167/2 को मैं वापस से अगर काटता हूं तो ये कटेगा 80। यहां पर देखिएगा आप लोग, ये दो आटे 16 और 2 तिया 6, बचा 1, यहां पॉइंट लग गई और यहां आ जाएगा 5। इसका मतलब ये है 83.5 आपका इसका राइट आंसर है। कभी कभी आप ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन आपको ऐसे पॉइंटेड वैल्यू नहीं देकर आपको यहां ऐसे भी दिया जा सकता है 83 1/2 डिग्री। कभी कभी आपको ऐसा भी ऑप्शन दिया जा सकता है, तो आप इसका भी ध्यान रखें। तो
तो बहुत सिंपल सी चीज है, यहां पर आपने डायरेक्ट थीटा का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की और आपका आंसर क्या आया 83.5। आई होप कि ये आंसर भी आपने सही किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है फिगर काउंटिंग से रिलेटेड। फिगर काउंटिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो समझते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। हालांकि देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना क्या है, वर्गों की संख्या क्या है। तो मैं एक बार इस डायग्राम को थोड़ा अलग बना देता हूं। सबसे पहले तो एक छोटा सा बेसिक समझिएगा कि यदि किसी स्क्वायर के अंदर यदि हम प्लस बना देते हैं, यदि किसी स्क्वायर के अंदर हम प्लस बना देते हैं, तो एक बड़ा स्क्वायर जो था उसके अंदर 1 2 3 4 चार नए स्क्वायर बनते हैं। ऐसे टोटल स्क्वायर कितने बनते हैं, सॉरी टोटल स्क्वायर यहां पर कितने बनेंगे 4 + 1 = 5। 5 टोटल यहां अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो इसमें टोटल कितने होंगे 5। तो इसको समझिएगा, इधर ध्यान से समझिएगा। देखो यहां पर ये जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम के अंदर देखिएगा यहां लगा हुआ है प्लस, तो यहां पर अपना सबसे पहले आंसर आएगा 5। फिर मैं अगर एक बाहर वाला जो ये स्क्वायर दे रखा है, अगर मैं इसकी बात करूं और इसके अंदर भी दे रखा है प्लस, तो यहां पर मेरा आंसर आएगा 5। तो 5 और 5 ये तो हो गया हमारे पास टोटल 10। ठीक है, अब एक्स्ट्रा कितने और यहां पर आपको स्क्वायर दिख रहे हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो देखो एक स्क्वायर तो आपको ये दिख रहा है, एक स्क्वायर आपको ये दिख रहा है, एक स्क्वायर आपको ये दिख रहा है, एक स्क्वायर आपको ये दिख रहा है। दैट मीन्स 10 के बाद अपने को 4 स्क्वायर और मिले। और देखते हैं कौन से नए स्क्वायर बनेंगे। तो एक स्क्वायर तो ये आपको यहां से दिख रहा होगा और एक स्क्वायर ये आपको यहां से दिख रहा होगा। दैट मीन्स 2 स्क्वायर और इसमें ऐड करेंगे तो टोटल स्क्वायर्स कितने होंगे 16। दैट मीन्स आपका राइट आंसर क्या होगा बी 16। ऐसे ही काफी क्वेश्चन मैंने आपको क्लास के अंदर भी सॉल्व करवाए थे, तो आई होप कि आपका ये आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी क्लॉक का ही है, लेकिन इस क्लॉक के क्वेश्चन में हमें यहां पर पूछा गया है वाटर इमेज, जल प्रतिबिंबित समय आपको निकालना है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी हम वाटर इमेज निकालते हैं तो हमेशा टॉप वाली चीज तो बॉटम में चली जाती है और बॉटम वाली जो चीज है वो टॉप में आ जाती है। बॉटम वाली चीज टॉप में चली जाती है और टॉप वाली चीज बॉटम में आ जाती है। अब समझिएगा, डायरेक्टली बताता हूं मैं आपको, जब भी वाटर इमेज का क्वेश्चन आए, जब भी वाटर इमेज का क्वेश्चन आए, आपको एक फॉर्मूला लगाना है कि वाटर इमेज टाइम अगर वो पूछ रहा है तो आपको क्या करना है 6:30 में से रियल टाइम माइनस करना है, या फिर वाटर इमेज टाइम निकालना है तो 18:30 में से आपको रियल टाइम माइनस करना है। ये बात आप ध्यान रखें। अब बात छोटी सी है कि यहां पर अगर आपको दिया गया टाइम अगर 30 मिनट से ज्यादा होता है तो हम लोग इसको 590 लिख देते हैं और हम लोग इसे 790 लिख देते हैं। तब जब आपका मिनट 30 से क्या हो ज्यादा हो। लेकिन यहां पर हमें टाइम दे रखा है 1:25, तो हम इस 1:25 को कितने में से माइनस करेंगे 6:30 में से। 6:30 में से 125 माइनस किया तो आपका आंसर आया 505, लेकिन ये आंसर आपका गलत है। ध्यान रखिएगा, क्लास में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी वाटर इमेज के क्वेश्चन में मिनट की वैल्यू 30 से कम होती है तो आपका जो भी आंसर आएगा उस आंसर में से, जैसे आपका आंसर आया 505, इस वैल्यू में से आपको 1 घंटा और माइनस करना है। दैट मीन्स आप यहां पर 1 माइनस करोगे तो आपका राइट टाइम जो आएगा वो आएगा 405। दैट मीन्स यहां पर आपका सही आंसर क्या है 405। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपने सही किया होगा।
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है ये सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छे लेवल का प्रश्न आपको दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, देयर आर 6 फैमिली मेंबर्स जे एस डी सी वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये समझ जाइए कि अगर आपको किसी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में फेसिंग द सेंटर दिया हुआ है तो ये मान के चलिए कि 50% तो आपकी किस्मत अच्छी है। क्यों है? क्योंकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्या कह रहा है वो? सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 कैंडिडेट्स हमारे पास हैं और ये 6 कैंडिडेट्स जो हैं एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं और सभी का फेस किधर है? किधर है? सेंटर की ओर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ देम इज रिलेटेड टू जे इन सम वे। समझिएगा एक बात ध्यान से कि ये प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट का तो है लेकिन इसके साथ साथ में आपको ब्लड रिलेशन भी दिया हुआ है, तो आपको ब्लड रिलेशन भी साथ साथ में सॉल्व करना होगा और सिटिंग अरेंजमेंट भी साथ साथ में सॉल्व करना होगा। तो चलिए समझते हैं। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन जे एंड हिज फादर एस। तो एक छोटी सी बात है। सबसे पहले तो मैं ये कहूं आपसे कि जे जो है, जे के फादर कौन है? एस। जे जो है, जे के फादर कौन है? एस। तो मान लेता हूं मैं कि जे को मैंने यहां पर बिठा दिया। अब ये कह रहा है कि ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन जे एंड हिज फादर एस। ये जे है और जे के फादर कौन है? एस है। तो जे और एस के बीच में मैंने यहां पर एक पर्सन को बिठा दिया। अब आप कहेंगे कि सर यहीं क्यों बिठाया? यहां भी बिठा सकते थे, बिल्कुल आप वहां भी बिठा सकते थे, पर मैंने एज्यूम किया कि मैं जे के फादर एस को यहां बिठाता हूं। बाई चांस अगर इस कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं नेक्स्ट अप्रोच की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा। चलिए पहले इसी को सोल्व करते हैं। ए सिट्स अपोजिट टू हिज वाइफ। देखो एस की कोई वाइफ है तो एस जो बैठा है वो वाइफ ऑफ एस। एस जो बैठा है वो खुद की पत्नी के विपरीत बैठा है। विपरीत बैठा है, सामने बैठा है, तो आप इसके लिए सेम यूज करोगे। एस सिट्स अपोजिट टू हिज वाइफ। ठीक है, एस को हमने उसकी वाइफ के सामने बिठा दिया। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है वो? वन पर्सन सिट्स बिटवीन एस वाइफ एंड डी। ये क्या कह रहा है? एस की जो वाइफ है, एस की जो वाइफ है और डी है, उनके बीच में केवल एक पर्सन है। तो समझिएगा डी को बिठाने का मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है, डी को बिठाने का मेरे पास एक ऑप्शन ये है और डी को बिठाने का मेरे पास एक ऑप्शन ये है। बट उसमें एक अगली लाइन क्या कही गई है? हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे। इसका मतलब हु किसके लिए आता है आप लोगों को बता रखा है मैंने। जब भी हु शब्द से दो सेंटेंस को कनेक्ट किया जाता है तो थर्ड पर्सन जो होता है वो हमेशा सेकंड पर्सन से रिलेटेड होता है। इसका मतलब डी जो है वो किसके पास में नहीं बैठा है? जे के। इसका मतलब मैं यहां डी को नहीं बिठा सकता, तो डी मेरा यहीं बैठेगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है वो? सी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ हिज ग्रैंड मदर वी। इसका मतलब यह है कि सी है, सी के कोई पिताजी हैं, उनकी माताजी हैं, ये सी के क्या लगेगी? ग्रैंड मदर लगेगी। अब मेरे पास कुछ ऑप्शंस लिमिटेड होने की वजह से मुझे किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है? यहां लिखा हुआ है सी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ हिज ग्रैंड मदर वी। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर ग्रैंड मदर को बिठाता हूं तो यहां मैं सी को नहीं बिठा सकता, यहां मैं ग्रैंड मदर को बिठाऊं तो मैं यहां पर सी को नहीं बिठा सकता। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन के डेटा को एज्यूम करते हुए ये मानूंगा कि जो एस की वाइफ है, एस की जो वाइफ है वो सी की क्या है? ग्रैंड मदर है।
इसका मतलब वाइफ ऑफ एस जो है ये कौन है, वी है। वी कौन है, एस की ग्रैंड मदर। और क्या कहा उसने, सी सेट सेकंड टू द राइट ऑफ हिज ग्रैंड मदर वी। सी जो बैठी है या सी जो बैठा है वो उसकी ग्रैंड मदर के राइट में है। राइट का मतलब हम इधर चलेंगे और सेकंड पोजीशन पर यहां कौन है, सी। देखिएगा डी हमने बिठा दिया है, एस बिठा दिया, सी बिठा दिया, जे बिठा दिया, वी बिठा दिया। अब हमारे पास कौन बचा, जे हम बिठा चुके हैं, एस हम बिठा चुके हैं, डी हम बिठा चुके हैं, सी हम बिठा चुके हैं, वी भी हम बिठा चुके हैं, डब्ल्यू बचा। तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, डब्ल्यू। अब समझिएगा वो क्या कह रहा है, एंड अपोजिट टू हिज मदर डब्ल्यू। सी जो है वो सी उसकी मदर डब्ल्यू के अपोजिट बैठा है या बैठी है, वॉट हो सकता है। बट आपको यहां पर एक लाइन और दी गई है, सी इज मेल। इसका मतलब सी जो है वो क्या है, एक लड़का है। तो एक बार इस डायग्राम को मैं कंप्लीट करके आपको बताता हूं, समझिएगा एक बात ध्यान से। इस डायग्राम को मैं आपको कंप्लीट करके बताता हूं कि यहां पर जैसे जे है, जे के पिता है वो कौन हो गए, एस। एस की वाइफ जो है वो कौन है, वी। जे की वाइफ जो है वो कौन है, डब्ल्यू। और इन दोनों के दो बच्चे हैं, एक तो डी है और एक सी है। सी मेल है और डी क्या है, फीमेल। बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि क्या कहा गया है, डब्ल्यू हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर। इसका मतलब समझिएगा आप ध्यान से, डब्ल्यू जो है उसकी एक तो डॉटर है और एक कौन है, पुत्र है। इसका मतलब यह है कि यहां हमने इस सेटिंग को कंप्लीट कर लिया। सी प्लस में होगा तो डी किस में होगा, माइनस में। और डी जो है वो किसकी पुत्री है, डी जो है वो किसकी पुत्री है, डब्ल्यू की पुत्री है। या फिर अपन कह सकते हैं जे की भी पुत्री है, क्योंकि जे और डब्ल्यू दोनों जो है ये आपस में हस्बैंड वाइफ है। अब आपसे प्रश्न किस तरीके से पूछे गए हैं, समझिएगा ध्यान से। Who among the following sits opposite to J? क्या कह रहा है वो, निम्नलिखित में से जे के विपरीत कौन बैठा है। आप सिटिंग पर जाइएगा, यहां देखो ये कौन है, जे। और जे के सामने कौन है, डी। और डी कौन है, डी जो है इस जे की क्या है, पुत्री है, डॉटर है। तो आपका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स हिज डॉटर। जे जो है उसकी डॉटर कौन है, डी। जैसा कि हमने अभी यहां देखा, अगर डब्ल्यू की पुत्री डी है तो जे की पुत्री भी कौन होगी, डी। अगर डब्ल्यू का पुत्र सी है तो जे का पुत्र भी कौन होगा, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज डब्ल्यू रिलेटेड टू डी। क्या कह रहा है ये, डब्ल्यू डी से किस प्रकार संबंधित है, डी से, डी से। इसका मतलब आपको ये देखना है कि ये जो डी है ये डब्ल्यू को क्या बोलेगा। तो समझिएगा ये डी है, ये डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू को क्या बोलेगा, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये इसको क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, मदर। दैट मीन्स यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, मदर आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एस सी से किस प्रकार संबंधित है, हु इज एस रिलेटेड टू सी। समझिएगा क्या कह रहा है ये, एस सी से किस प्रकार संबंधित है। आते हैं वापस पीछे हमारी सेटिंग पर, चलिए क्या कह रहा, एस सी से। तो कहां बैठकर देखना है, सी पर। किसको देखना है, एस को। तो देखो ये इसके पिताजी हैं, फादर हैं, और ये फादर के फादर हैं। इसका मतलब ये कौन हो गए, ग्रैंड फादर। इसका मतलब एस जो है वो सी के क्या लगेंगे, ग्रैंड फादर लगेंगे। तो देखते हैं क्या आपका ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें लिखा हुआ है ग्रैंड फादर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, डब्ल्यू के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। चलिए पीछे चलते हैं, ये हमारी सिटिंग है। यहां पर हमें दिया हुआ है कि डब्ल्यू के बाईं ओर,
W के बाईं ओर, दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में W के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एक बार प्रश्न देख लेते हैं। W के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो देखो आप समझिएगा, ये W है, W का लेफ्ट इधर है, उसकी सेकंड पोजीशन पर कौन बैठा है? S। इसका मतलब आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? S। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन इस सिटिंग का, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। जे डी से किस प्रकार संबंधित है? हमें पता है कि डी जो है वो जे की पुत्री है, तो ऑब्वियस सी बात है जे जो है वो डी का क्या होगा? पिता होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? पिता। फादर आपका राइट आंसर होगा। ये सिटिंग बहुत अच्छे लेवल की सिटिंग थी, बहुत अच्छे लेवल की सिटिंग थी, जहां पर सिटिंग के साथ साथ आपको ब्लड रिलेशन भी दिया गया। अगर आपका ये आंसर सही है तो ये मान सकते हैं कि आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस आपका फिगर काउंटिंग से रिलेटेड है। प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या आंसर आएगा। चलिए क्या कह रहा है? दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले इसको काउंट करो। यहां पर क्रॉस लगा हुआ है तो आपको पता है इसका आंसर कितना आता है? 8। अब इसको छोड़िए मत, इस ट्राइंगल को पूरा कंप्लीट कीजिएगा, फिर इस ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो यहां पर आपको इसका आंसर कितना मिल गया? 8, 9, 10। उसके बाद देखिएगा ये जो ट्राइंगल है, ये 9 लिख देता हूं, ये 10 हो गया। फिर ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है, इस ट्राइंगल के अंदर आपको यहां एक लाइन दी गई है, तो 3 आंसर इसका आएगा। इसका मतलब 10 + 3 13 आंसर इसका हो गया। अगर 13 आंसर इसका आया है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बीच वाले को सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 8 + 8 और कर देते हैं। 26 में 8 8 किया तो आंसर कितना आया? 34। अब क्या किया? इसको हमने इंडिविजुअल सॉल्व किया, इसको हमने इंडिविजुअल सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व किया। अब हमने इन सबको आपस में मिला दिया। जब इन सबको आपस में मिलाएंगे तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में आपको यहां एक लाइन दिख रही है, तो 3 आंसर इसका भी आएगा। तो यहां पर हम 3 ऐड करेंगे तो टोटल आंसर आपका जो आएगा वो आंसर आएगा 37। इसका मतलब आपका राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो क्या है? 37। ओके, आई होप कि ये आंसर भी आपका सही आया होगा। चलिए अगला प्रश्न जो आपको दिख रहा है, वो प्रश्न जो दिया गया है वो प्रश्न है किसका? कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। और अधिकांशतः ऐसे क्वेश्चन इमेजिनरी कैलेंडर के होते हैं जिसमें एक डेट आपको पहले से दी गई होती है और दूसरी डेट आपको पूछी जाती है। देखो कैसे, क्या कह रहा है वो? 5 दिसंबर 1992 को क्या था? संडे। तो क्या पूछ रहा है? 5 दिसंबर 1996 को क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी डेट टू डेट मैच हो जाती है तो हम डायरेक्टली ऑड डेज से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? समझिएगा, जो ईयर यहां लिखा हुआ है उसको आप छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा, नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट कीजिएगा। 93, 94, 95, 96। 5 दिसंबर से 5 दिसंबर गया तो 92 की तो फरवरी काउंट ही नहीं हुई, तो 92 को हमने लीप ईयर में काउंट नहीं किया। यहां देखो 93 क्या है? एक नॉर्मल ईयर है, तो ऑड डेज कितने हो गए? 1। 94 में 1, 95 में 1 और 96 में कितने होंगे? 2। टोटल कितने हो गए? 5। इसका मतलब यह है इस डेट से इस डेट पर मैं गया, अगर इस डेट से इस डेट में अगर मैं गया तो मैं 5 दिन आगे बढ़ चुका हूं।
5 दिन आगे बढ़ चुका हूं, तो मेरे पास दिया हुआ था संडे। संडे में अगर मैं 5 दिन आगे बढ़ता हूं तो मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा फ्राइडे। संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 5 दिन अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? फ्राइडे। फ्राइडे दैट मीन्स आपका राइट आंसर क्या है? फ्राइडे। फ्राइडे आपका राइट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और रैंकिंग टेस्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये समझते हैं क्या कह रहा है। 5 व्यक्तियों जे, के, एल, एम और एन में से एम जे और एन की तुलना में छोटा है। क्या कह रहा है समझिएगा। एम जो है वो जे और एन की तुलना में छोटा है। एम जे और एन की तुलना में छोटा है। एम इज शॉर्टर देन जे एंड एन बट टॉलर देन के। एम जो है वो टॉलर देन के, इसका मतलब एम जो है वो के से क्या है? लंबा है। आगे बढ़ो। जे इज टॉलर देन एन, दैट मीन्स इन दोनों में भी कंपैरिजन हो चुका है। जे इज टॉलर देन एन, देन एम, देन के। आगे बढ़ो। J is taller than N but shorter than L, इसका मतलब इसके आगे कौन आएगा? L। Height of second tallest person, height of second tallest person, second tallest person कौन है? J। इसकी हाइट दे रखी है उसने 175 सेंटीमीटर। ओके, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है? सबसे छोटा हमें पता चल चुका है। सबसे छोटा कौन है? के। तो आपका राइट आंसर जो आएगा वो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इफ द डिफरेंस इन हाइट ऑफ जे एंड एम इज 6 सेंटीमीटर देन व्हाट कैन बी द हाइट ऑफ एन? क्या कह रहा है समझिएगा। J और M इन दोनों में 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। J और M इन दोनों में 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है M की जो हाइट है वो J की हाइट से कम होगी। तो ये 175 है, अगर इनमें 6 का डिफरेंस है तो ये कितना हो जाएगा? 169। दैट मीन्स N की वैल्यू पूछी गई थी इस प्रश्न में। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? तो n की ऊंचाई क्या हो सकती है? दैट मीन्स n का जो आंसर आएगा 170, 171, 172, 173, 174। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको देखना है। देखो, जो भी ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं उनमें से केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी 173 आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है अगेन वो फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है और इसमें क्या पूछा गया है आपसे? वर्गों की संख्या। इसमें आपसे वापस स्क्वायर पूछे गए हैं। चलिए आइए काउंट करते हैं। सबसे पहले इसको काउंट कर रहा हूं मैं। यहां देखिएगा प्लस लगा हुआ है तो आपको डायरेक्टली पता है इसका आंसर आएगा 5। यहां देखिएगा इसमें भी प्लस लगा हुआ है, इसका आंसर आएगा 5। फिर यहां देखिएगा ये केवल और केवल 1 है। फिर यहां देखिएगा ये केवल और केवल 1 है। ठीक है, हमने सभी को इंडिविजुअल चेक किया। 5 + 5 + 1 + 1 इज इक्वल टू 12। 12 आपका यहां पर आंसर आ गया। अब समझिएगा एक बात ध्यान से हम समझे अगर, और इस प्रश्न में देखें कि अगर मैं इन दोनों को मिला भी देता हूं, तो मुझे कोई एक्स्ट्रा स्क्वायर नहीं मिला। अगर मैं इन दोनों को भी मिला दूं तो भी कोई एक्स्ट्रा नहीं मिला। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो भी कोई एक्स्ट्रा नहीं मिला। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो भी कोई एक्स्ट्रा नहीं मिला। बट ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको चेक करूं तो एक बड़ा वाला जो स्क्वायर है, इस बड़े वाले स्क्वायर के अंदर प्लस लगा हुआ है, तो 5 आंसर इसका भी होता।
बट मैंने ये जो यहाँ 5, 5, 1 और 1 जो लिखा है ये इसमें इंक्लूड हो चुका है, तो मेरे पास एक्स्ट्रा स्क्वायर कौन कौन से आए, एक तो ये वाला और एक स्क्वायर आपको ये दिख रहा होगा, तो यहां पर 12 प्लस 2, इसका मतलब आपका राइट आंसर जो होगा वो कितना होगा, 14। 14 इसका राइट आंसर है। अब आपको इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्क्वायर नहीं मिलेगा, दैट मीन्स आपका राइट आंसर जो आया है वो कितना है, 14। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है। याद होगा, आपको पता होगा कि मैंने आपको क्लास में एक बात बताई थी कि घड़ी के अंदर दोनों सुइयां जो होती है वो प्रत्येक 65 5/11 मिनट में मिल जाती है। 65 5/11 मिनट में वो मिल जाती है। जब 65 5/11 मिनट में ये मिल जाती है तो ये घड़ी बिल्कुल राइट टाइम पर होती है। ये घड़ी बिल्कुल राइट टाइम पर होती है। अगर बिफोर दिस टाइम, अगर घड़ी की दोनों निडल्स इस टाइम से पहले मिल रही है, दैट मीन्स हमारी घड़ी क्या होगी, फास्ट। और अगर घड़ी की दोनों सुई इस टाइम के बाद मिल रही है, आफ्टर दिस टाइम, देन वो घड़ी क्या होगी, स्लो। अब हमें पता है यदि एक घड़ी में दोनों सुइयां 80 मिनट के अंतराल पर मिलती है, 80 मिनट के अंतराल पर मिलती है, इसका मतलब ये तो पक्का है कि हमारी जो घड़ी है वो घड़ी क्या है, स्लो। ये तो कंप्लीट है कि हमारी घड़ी क्या है, स्लो। लेकिन अब हमें ये पता करना है कि उसने पूछा क्या है, 55 घंटे में ये घड़ी कितनी स्लो या फास्ट हो जाएगी। तो हमें स्लो का तो पता चल चुका है कि हमारी घड़ी स्लो है। अब हम ये पता करते हैं कि कितने टाइम ये स्लो या फास्ट हो जाएगी। एक छोटा सा करेक्शन है इस क्वेश्चन के अंदर। करेक्शन ये है कि जो यहाँ मिनट दिए हुए हैं ये मिनट नहीं है, ये सारे आवर्स हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्या है, आवर्स हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, मिनट की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, आवर्स। अब समझते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला है, 65 5/11 माइनस गिवन टाइम डिवाइड बाय गिवन टाइम मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम। इस फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखो 65 5/11 माइनस गिवन टाइम कितना है, 80 डिवाइड बाय 80 इंटू 55 आवर्स, 55 आवर्स। यहां जो वैल्यू लिखी होगी, यहां पर जो यूनिट होगी वही आपका आंसर आएगा। यहां 55 घंटे की जगह अगर 55 मिनट लिखा हुआ होता तो आपका ये आंसर मिनट में आता, और यहां पर ये घंटे लिखे हुए हैं तो आपका आंसर भी घंटे में आएगा। मतलब आपका आंसर जो आएगा वो आर में आएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले तो माइनस करते हैं इनको। अब समस्या ये है कि माइनस कैसे किया जाए, क्योंकि ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है। दूसरी बात यह है कि हमें छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना है। तो बहुत इजी सी बात है, आप इसको एक बार के लिए भूल जाइए। आप सीधी सी बात ध्यान दीजिएगा, 80 में से मुझे 65 को क्या करना है, माइनस करना है। जब 80 में से मैं 65 को माइनस करूंगा तो मेरे पास यहां पर आंसर आ गया -15। मेरे पास यहां पर क्या बचा हुआ है, 5/11। क्या बचा हुआ है, 5/11। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, केवल ऊपर वाले वैल्यू की कैलकुलेशन समझा रहा हूं मैं आपको। 5/11 माइनस 1 + 14, ऐसे में इसको लिख सकता हूं। अब वापस मैं क्या लिखूंगा, 12 -1 -14। अब आप केवल इसको सोल्व करो, आप केवल इतनी सी वैल्यू को सोल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, 11 एकम 11,
और 5 में से 11 गए तो 6, 6/11 माइनस के और माइनस के 14, इन दोनों को मैं अगर मर्ज करता हूं तो मेरा आंसर आता -14 16/11। दैट मीन्स मेरी ऊपर वाली जो वैल्यू है, इस ऊपर वाली वैल्यू का आंसर आया -14 16/11 डिवाइड बाय 80 इंटू 55। सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा 154। 154 में मैंने 6 जोड़ दिया तो कितना हो गया ये 160/11 इंटू 80 इंटू 55। इससे ये कट गया 2 बार, इससे ये कट गया 5 बार, -10 आवर्स। आंसर क्या आया मेरा -10 आवर्स। माइनस किस बात का प्रूफ है कि हमारी घड़ी क्या हो चुकी है, स्लो। तो हमारा आंसर देखो क्या आया, माइनस, माइनस का मतलब स्लो, और टाइम आया हमारा 10 आवर्स। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, थोड़ा सा लेंदी था, बट आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे और आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये भी क्लॉक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सुनिएगा। एक ट्रेन पहले से ही 10 मिनट तो लेट है, ऑलरेडी लेट, ऑलरेडी लेट बाय 10 मिनट। फिर क्या कह रहा है, ऑलरेडी रनिंग 10 मिनट्स लेट एंड इफ इट गेट्स डिलेड बाय 2 मिनट्स एवरी आवर। क्या कह रहा है ये, एक घंटे में ये 2 मिनट लेट हो जाती है। ठीक है, अब क्या पूछा, दिन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गेट कंप्लीटली डिलेड बाय 1 आवर। कंप्लीटली डिलेड बाय 1 आवर, इसका मतलब क्या है, घड़ी 10 मिनट, सॉरी ट्रेन जो है वो 10 मिनट तो पहले से लेट चल रही थी। अब उसे कंप्लीटली 1 घंटा अगर लेट होना है तो उसको केवल और केवल 50 मिनट और क्या होना पड़ेगा, लेट होना पड़ेगा। 50 मिनट और लेट होना पड़ेगा। इसका मतलब 2 मिनट की जगह मुझे कितने मिनट लेट होना है, 50 मिनट लेट होना है। तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 25 से। 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 आएगा। तो मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 25 से। तो मेरे पास आंसर आएगा 25 घंटे। इसका मतलब इस ट्रेन को 1 घंटे कंप्लीटली लेट होने में बराबर 25 घंटे का समय लगेगा। बट यहां पर मेरा जो ऑप्शन है वो घंटे में नहीं देकर, आवर्स में नहीं देकर, मिनट में दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, 25 आवर्स है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, 25 संग 150, 1500 मिनट। 25 संग कितने होते हैं, 150, 150 और एक जीरो और लग गई तो 1500 मिनट, 1500 मिनट, 1500 मिनट, ये मेरा राइट आंसर है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो प्रत्येक बच्चे ने बहुत इजी वे में सॉल्व कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी एक सिटिंग का क्वेश्चन है। सिटिंग का क्वेश्चन होने के साथ साथ ये एक रैंकिंग टेस्ट का भी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इधर देखिएगा, क्या कह रहा है ये, इन ए रो ऑफ बॉयज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, सी इज 8 राइट ऑफ बी। ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन समझाता हूं मैं आपको। सी इज 8 राइट ऑफ बी, ये बी है। अगर ये बी नॉर्थ में देख रहा है तो इसका राइट इधर होगा और इसका लेफ्ट इधर होगा, और इसके राइट में 8th पोजीशन पर कौन बैठा है, सी। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये 1 नंबर पर बैठा है तो ये 9 नंबर पर बैठा होगा। आप ध्यान रखिएगा, ये 8th पोजीशन पर बैठा है, इसका मतलब ये पहले नंबर पर है तो ये 8 पर नहीं आएगा। इसको छोड़ने के बाद 8 कैंडिडेट होंगे, इसका मतलब ये कितने नंबर पर आएगा, 9वें स्थान पर आएगा। C is 8 right of B। क्लियर। D is 16 from left hand। अब बनाते हैं अपन, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट से 16th पोजीशन पर
कौन है डी? क्या कह रहा है? D is 16th from left end. From right end of row A is 27th. चलिए ये भी बना देते हैं। इधर से स्टार्ट किया तो A जो है वो 27th पर है, ठीक है। क्या कह रहा है ये? From right end of row A is 27th and his right C is 16th. ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है ये? इसके राइट में सी जो है वो 16th पोजीशन पर है। इसका मतलब 27 में से 16 घटा दूं तो 11। इसका मतलब राइट से यहां पर सी बैठा होगा और राइट से उसका कितना नंबर होगा? 11। राइट से 11 नंबर पर सी बैठा है। अब देखो मुझे ये पता है कि अगर बी 1 पर है तो सी 9 पर होगा, और अगर सी 1 पर है तो बी 9 पर होगा। अगर सी 11 पर है तो यहां मैं लिख सकता हूं कि बी जो है वो कितने नंबर पर होगा? 19th नंबर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन बिटवीन बी एंड डी आर 5 बॉयज। अब पूरे क्वेश्चन को यहीं से आप समझिएगा। बी और डी के बीच में कितने पर्सन हैं? बी और डी के बीच में कितने पर्सन है? 5। समझो ये बी है, ये डी है, ये 5 पर्सन है। इसका मतलब बी डी के बीच में 5 लोग हैं। तो अगर मैं डी को देखूं तो बी के लेफ्ट में ये 6th पर्सन है, या बी को देखूं तो डी के राइट में 6th पर्सन है। डायरेक्टली समझाता हूं आपको मैं। इसके बाद 5 व्यक्ति को अगर बिठाता हूं तो 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5 और 25वां नंबर जो होगा वो किसका होगा? डी का। इसका मतलब डी जो है वो लेफ्ट से तो 16 नंबर पर है और राइट से 25 नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं। विद रेस्पेक्ट टू डी बी इज मोर क्लोज टू राइट हैंड। बिल्कुल सही है। डी जो है वो लेफ्ट एंड से पास में है, जबकि बी जो है वो राइट एंड से पास में है। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया है ए और डी के बीच में कितने लड़के हैं? अब समझिएगा बात ध्यान से। अगर डी राइट एंड से 25 नंबर पर है तो ये जो ए राइट एंड से 27 नंबर पर है ये कहां आकर बैठ जाएगा? यहां पर। और ये हो गया 27, ये 25, ये 27, बीच में एक व्यक्ति होगा। एक व्यक्ति होगा कितने नंबर पर होगा? 26 नंबर पर। इसका मतलब ए और डी के बीच में केवल और केवल एक ही पर्सन है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। आगे बढ़ो। D is 8 how much distance from right side of row? ये मैंने अभी आपको बताया है कि D जो है वो राइट एंड से 25वें स्थान पर है। 25वें स्थान पर है तो आपका यहां पर राइट आंसर आ गया 25। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपका ये क्वेश्चन सही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन था, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़। हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना दिया हुआ है वो क्वेश्चन दिया हुआ है क्लॉक से रिलेटेड। और क्या कहा गया है सुनिएगा, समझिएगा। एट व्हाट टाइम विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मीट्स बिटवीन 5 and 6 o'clock? कुल मिलाकर इसने कहा क्या है कि घड़ी के अंदर 5 और 6 के बीच में जो दोनों निडल्स है, घड़ी की दोनों निडल्स है, वो कब मिलेगी? कब मिलेगी का मतलब क्या होता है? ओवरलैप करना। ओवरलैप करने का मतलब क्या है कि दोनों निडल्स एक साथ होंगी। तो बहुत सिंपल सी बात है। क्लास में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली चीज आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारी किस्मत हमेशा अच्छी हो। देखो, अगर मैं 5 से 6 के बीच की बात करता हूं, 5 से 6 के बीच की अगर बात करता हूं तो 5 से 6 के बीच में क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अगर 5 से 6 के बीच में दोनों को ओवरलैप होना है तो घंटे की सुई भी 5 से 6 के बीच में रहेगी और मिनट की सुई भी 5 से 6 के बीच में रहेगी। दैट मीन्स ये मैं कह सकता हूं कि मेरा आंसर 5 बजकर
25 मिनट से लेकर 5:30 के बीच में आएगा। श्योर, बट मैं अगर ऑप्शन देखूं तो मेरे पास 5:25 से लेकर 5:30 के बीच में 1, 2 और 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फिर अब मुझे कोई मेथड अप्लाई करना होगा। तो देखो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है। जब भी आपको ओवरलैप का क्वेश्चन आए और आपको मिनट की वैल्यू निकालनी है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाते हैं 60/11 इंटू एच। अच्छे से पता होगा आपको, ये क्लास में भी मैंने आपको बहुत बार समझाया है। 60/11 इंटू एच, जहां पर हम 60/11 इंटू एच की वैल्यू कितनी रखेंगे, जो यहां पहली वैल्यू दी गई है, यहां लिखा मैंने 5, तो कितना हो गया ये 300 डिवाइड बाय 11। काटते हैं इसे, कितनी बार जाएगा, 11 दूना 22, 22 बार गया, कितना बचा 8, कितनी बार गया 7, 3, 11 मिनट। इसका मतलब मेरा आंसर जो आया है वो क्या आया है, 5:27 सही 3/11, 5:27 सही 3/11। देखो चेक करो, 23 से नहीं चलेगा काम, 27 है, 27 सही 7/11, ये भी गलत, ये भी गलत। 5:27 सही 3/11, 11, ये मेरा राइट आंसर है, ये मेरा राइट आंसर है। तो बेटा आप लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला अगर याद रखते हो तो आपका फटाफट आंसर आ सकता है। याद रखिएगा 60/11 इंटू एच। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा वापस से लीनियर सिटिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। लीनियर सिटिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जैसा कि आपको मैंने क्लास में सॉल्व करवाए थे क्वेश्चन, उन्हीं में से एक ये प्रश्न है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है ये। A, B, C, D and E are sitting in a row and facing south. A, B, C, D, E। या एक काम करते हैं, बस हम डायरेक्टली इनके नेम लिख लेते हैं। A, B, C, D और E जो है ये तो देख रहे हैं साउथ में, और M, N, O, P, Q ये सब देख रहे हैं नॉर्थ में। अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, 1 by 1 ड्रॉ करूंगा। आर सिटिंग इन अनदर पैरेलल रो एंड फेसिंग नॉर्थ, बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहा, M इज फेसिंग D। तो बस यहीं से हम शुरुआत करेंगे। अगर मैं पहले से ही लाइन ड्रॉ कर देता तो मेरे पास नंबर ऑफ कंडीशंस बहुत ज्यादा होती। तो मैं यहीं से स्टार्ट करूं, M इज फेसिंग D। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये M है और ये M किसको फेस कर रहा है, D को। यहां आ गया अपना D। M इज फेसिंग D। हु का मतलब आपको समझा रखा है मैंने कि जब भी हु आ जाए दैट मीन्स थर्ड पर्सन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेकंड पर्सन। तो यहां पर दिया हुआ है हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। इसका मतलब डी जो है वो बी के इमीडिएट लेफ्ट में है, और अगर बी के इमीडिएट लेफ्ट में होना है तो बी को यहां पर बिठाना पड़ेगा, तभी जाकर ये बी का क्या होगा, इमीडिएट लेफ्ट। आगे बढ़ो। P इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ M एंड Q। समझिएगा क्या कह रहा है ये, P जो है वो M और Q के बिल्कुल मध्य में। ये M है, ये P हो गया, ये Q हो गया। एक कंडीशन मेरे पास ये भी हो सकती है, और ये M है, ये P है और ये Q है। एक कंडीशन मेरे पास ये भी हो सकती है, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। देखते हैं आगे। P is exactly in the middle of M and Q, ठीक है। O is immediately opposite to B। ये B है और B के जस्ट सामने कौन बैठना चाहिए, ये क्या कह रहा है, O is immediately opposite to B। यहां B है तो B के जस्ट सामने O होना चाहिए, दैट मीन्स ये कंडीशन हमारी नहीं लगेगी। तो यहां पर मुझे किसको बिठाना पड़ेगा, O को। आगे बढ़ते हैं। O is immediately opposite to B while A is immediately opposite to Q। ये Q है, यहां पर कौन बिठा हुआ है, A। लास्ट लाइन क्या है, Q एंड C आर डायगोनल। डायगोनल लिखा हुआ है, दैट मीन्स अगर Q यहां पर है तो यहां पर किसको होना पड़ेगा, C को। A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, तो यहां बीच में कौन बचेगा, E। यहां हो गया M हो गया, तो यहां पर कौन आएगा, N। M N O P Q।
ये सिटिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं, चेक करते हैं। एन के ठीक सामने कौन है? एन के ठीक सामने, एक काम करता हूं, मैं सिटिंग को पहले इधर बनाता हूं, सी बी डी ई ए, सी बी डी ई ए और एन ओ एम पी क्यू, एन ओ एम पी क्यू। ये नीचे देख रहे हैं और ये ऊपर देख रहे हैं। चलिए क्या कह रहा है? एन के ठीक सामने, एन के ठीक सामने कौन बैठा है? सी। एन के ठीक सामने कौन है? सी। दैट मीन्स आपका राइट आंसर कौन सा है? सी। सी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़िएगा। हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई? ये रहा ई। ई का लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। तो ई के इमीडिएट लेफ्ट, ई के तुरंत बाएं कौन है? तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ो। हु इज एग्जैक्टली बिटवीन ओ एंड पी? ओ एंड पी, ओ एंड पी, ओ और पी के बीच में कौन बैठा हुआ है? एम बैठा हुआ है। एम बैठा हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो गया एम। चलिए अगले दो क्वेश्चंस। ओ के तुरंत बाएं कौन है? ये रहा ओ। ओ का तुरंत बायां, इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? ओ के तुरंत बाएं कौन बैठा है? यहां देखिएगा ध्यान से, ये ओ है। ओ का तुरंत बायां यहां पर कौन बैठा है? एन। लेकिन अगर हम देखें तो ये एन जो है, इस एन को हम लोग इधर भी बिठा सकते थे। दैट मीन्स यहां पर एन हमारा आंसर होता, लेकिन ऑप्शन अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या देखेंगे? कैन नॉट डिसाइडेड। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो हम क्या कहेंगे? कैन नॉट डिसाइडेड। हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु इज इमीडिएट अपोजिट टू पी? पी के ठीक सामने के व्यक्ति के तुरंत दाईं और कौन सा व्यक्ति? पी के ठीक सामने वाले व्यक्ति। चलो देखो, पी के ठीक सामने वाले व्यक्ति ई, व्यक्ति के तुरंत दाईं और कौन है? ई जो है, ई के तुरंत दाईं और कौन है? डी। तुरंत दाईं और कौन है? डी। तो आपका राइट आंसर कौन सा है? डी। राइट आंसर कौन सा है? डी। इस प्रकार से आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, आई होप कि आपका टेस्ट पेपर बहुत अच्छा गया होगा और रीजनिंग के साथ साथ आपके और भी सभी विषयों के सॉल्यूशन जो है आपको इसी प्रकार आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।